हाँ, तो हम कर रहे थे मोमेंटम प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, और उसके ऊपर जो हमारे पास में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो वाले। तो जैसे सपोज एक हमारे पास में वेज है, और ये वेज कुछ ऐसा है, स्मूथ है पूरा, इसकी हाइट तुमको h दी हुई है, मास इसका कैपिटल है, स्टेशनरी रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक हमने बॉल रखी हुई है, इसका मास m। अगर बॉल को छोड़ देंगे तो क्या होगा? नीचे आएगी। नीचे आएगी। बॉल नीचे आएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं 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 नहीं, बॉल नीचे तो आ ही रही है, उसके साथ साथ में अपना लेफ्ट हैंड साइड में भी जा रही है। यस सर, हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है तो जो हमारा ये है वेज, राइट में जा रहा है, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है स्मूथ सरफेस है, तो बॉल अगर लेफ्ट में जाएगी तो वेज को अपने राइट में जाना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में जो मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व, राइट। तो हमसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ बॉल एंड वेज एज बॉल कम्स टू ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड पे आ जाएगी तो जो वेज है और जो बॉल है उन दोनों का स्पीड कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हमने खूब सारे कर लिए हैं, अब अपन करेंगे कि अपने स्पीड वाले क्वेश्चन। तो इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले तुमको सोचना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास सेम जगह पे रहेगा, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। यस, हमसे पूछा स्पीड ऑफ बॉल एंड स्पीड ऑफ वेज, ठीक है। तो जब बॉल नीचे आ जाएगी तो ये दोनों कुछ ऐसे जा रहे होंगे, ये मेरे पास में वेज है, ये यहां जा रहा होगा, सपोज इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया v1, इसका मास कैपिटल है, ये हमारे पास में बॉल मास स्मॉल है, ये सपोज यहाँ की तरफ जा रही है, इसका वेलोसिटी v2। दोनों ही ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे इनिशियली कितना था, p इनिशियली 0, तो p फाइनल पे कितना होना पड़ेगा 0। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कैपिटल M v1। अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ इस तरफ का डायरेक्शन, तो यहाँ वाला कैसा हो जाएगा नेगेटिव, mv2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, m कैपिटल M v1 शुड बी इक्वल टू स्मॉल m v2, इक्वेशन 1। अब हम फंस गए कि हमारे पास में इक्वेशन तो एक ही है, वेरिएबल हमारे पास में दो हो गए। अब लगाते हैं एनर्जी कि कौन कौन से फोर्स सिस्टम पे वर्क कर रहे थे बताओ। एक ये सरफेस यहाँ लगा रही थी नॉर्मल, राइट, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा था, यहाँ की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी उसका है ना। यहाँ क्या लग रहा था, नॉर्मल, एंड नॉर्मल फोर्स तो हमेशा ही कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसका वर्क डन भी 0, फ्रिक्शन कहीं है नहीं, तो यहाँ पे इकलौता फोर्स एक जो कि वर्क कर रहा है, जिसके वर्क की कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, सो आई कैन कंजर्व द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सपोज इसको मैंने बोल दिया 0 लाइन बेस को, तो अगर मैं लिखूं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, तो इनिशियली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, राइट, तो क्या आएगा, ओनली अपना पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर वेज का नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी? हाँ सर वेज मोशन में आ गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी। ये बताओ ना, इसका सेंटर ऑफ मास तो मान लो यहाँ पे है, राइट, जब ये यहाँ पे चल रहा है उस टाइम भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना वेज वाले में, तो हम क्या लिखेंगे तुम्हारा, तो भी कट हो जाएगा। हाँ तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है।
मैकेनिकल एनर्जी फाइनली तुम्हारा जो बॉल है वो भी ग्राउंड पे ही आ गया है तो 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है स्मॉल m के पास कितनी है, स्मॉल m v2 स्क्वायर, कैपिटल M के पास कैपिटल M v1 स्क्वायर। अब सही है, अब हमारे पास में इक्वेशन भी एक है, नहीं इक्वेशन भी दो है और वेरिएबल भी दो है। नाउ यू कैन सॉल्व। हाँ भाई कर लोगे ना Yes. अब तो? यस चलो अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज ये मेरे पास में एक ये है, इसको मैंने दिया हुआ फिक्स है ये वेज, इसकी हाइट है h, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको और मिनिमम मैं कितना स्पीड दूं कि ये यहाँ पे पहुंच जाए, मिनिमम स्पीड टू रीच एट टॉप, बताओ क्या होगा। और तुमको दिया हुआ है कि जो वेज है वो फिक्स है और स्टेशन। तो √2g कैसे? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। यस मुझे पता है कि जो वेज है वो तो स्टेशनरी है, फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं लिखूंगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी कंजर्व। तो फाइनली मेरे पास में क्या होना चाहिए कि ये जो मेरा ब्लॉक है ये यहाँ पे पहुंच जाए, और सपोज यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाए 0, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0, यहाँ पे कितनी बन जाएगी, हाफ m0 प्लस mgh, इनको इक्वल कर दिया तो वेलोसिटी कितना बन गया, √2gh, राइट। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि जो वेज है वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास कैपिटल है, इसका मास स्मॉल है। अब मैंने पूछा है फाइंड वी मिनिमम, और ये मैंने दे दिया तुमको ये हाइट h, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सो पूछा है फाइंड वी मिनिमम सो दैट m कैन रीच एज टॉप। अब क्या करोगे, क्या हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी अपना 0 हो सकता है, और क्या यहाँ नो पे जो सर, तुम्हारा वेज है, अब जो तुम्हारा वेज है वो स्टेशनरी भी नहीं रहेगा क्योंकि उसको मैंने स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। तो ऐसे सिनारियों में हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे सिनारियो में बोलता हूं कि सपोज ये मेरे पास में वेज है, ये एक ऑब्जर्वर को सपोज मैंने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, मान लो इसके ऊपर ही बिठा रखा है, और अगर मुझे किसी पॉइंट को, ये पॉइंट मेरा क्यू है जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर मुझे ब्लॉक को वहां पे पहुंचाना है तो वेज यहाँ पे आ जाए, इसको यहाँ पे आना पड़ेगा ना स्मॉल एम को, तो हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो अगर मुझे मिनिमम स्पीड निकालना है तो ये जो ऑब्जर्वर है ये क्या बोलेगा कि ठीक है जब तुम यहाँ पे आओगे तुम्हारा स्पीड कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारा वेलोसिटी यहाँ भी कुछ है तो मतलब क्या होगा, तुम यहाँ से ऊपर जाओगे, ठीक है। तो अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो इसके रेफरेंस फ्रेम में, इन रेफरेंस फ्रेम इसके में जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना हो जाना चाहिए, 0। अब इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ही हो सकता है, जिसको सपोज मैंने बोल दिया v, तो अगर ऑब्जर्वर के फ्रेम में स्मॉल m का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए तो उसका ग्राउंड फ्रेम में कितना होना चाहिए, v। दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो ही तो ना रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर वर्टिकल कंपोनेंट हुआ तो ब्लॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन हमको तो कम से कम स्पीड देना है ना, ताकि कम से कम में काम चलाना है। तो ये मेरे पास कंडीशन है। अब देखो हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स है,
एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 0। तो हमारा इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास में इनिशियली कितना मोमेंटम था? जो कैपिटल एम है उसका वेलोसिटी 0 था, स्मॉल एम का वेलोसिटी vm। तो क्या बन जाएगा? m इंटू वी एम। चलो इसको और कुछ बोल देते हैं, वी नॉट बोल देते हैं। फाइनली हमारे पास में कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों का वेलोसिटी कितना है? v। तो हम लिखेंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम v। ये इक्वेशन कहां से आई? मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके अब सेकंड इक्वेशन लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि सारे के सारे जो फोर्स थे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इनिशियली ये जो तुम्हारा है वेज, इसके पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। तो पहले हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। फाइनली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम का वेलोसिटी भी कितना है? उतना ही है ना, वी स्क्वायर ही है। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। और स्मॉल एम के पास में ये भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई ना, क्योंकि वो इतना ऊपर चला गया है। अब हो जाएगा? हाँ भाई। Yes. हाँ, नाउ यू कैन रिप्लेस। अब है ना वी नोट को रिप्लेस कर दो, नहीं ना वी नोट तो फाइंड करना है ना, वी को रिप्लेस कर दो। तो ये बन जाएगा हाफ एम वी नोट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। वी स्क्वायर करना है ना, तो वी स्क्वायर बन जाएगा एम वी नोट का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एक सेकेंड, नहीं, हाँ ये स्क्वायर है ना, प्लस एम जी एच। तो यहां से फिर हमारे पास में वी नोट आ जाएगा। तो दोनों केस के अंदर बस इतना सा डिफरेंस था कि पहले वाले के अंदर जो मेरा वेज था वो फिक्स था, दूसरे वाले के अंदर वेज फिक्स नहीं था। ओके हाँ भाई। Yes. यस अब मुझे एक चीज और बताओ, सपोज मैं वेलोसिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा दे दूं तो क्या होगा? सपोज माई वेलोसिटी, तो वी रिलेटिव 0 नहीं आएगा। ओके वी रिलेटिव 0 नहीं होगा, फिर So why में उसको क्या किया सर्फेस सर? लीव कर देगा सर वो। लीव कर देगा। तो सपोज वो ऊपर चला गया, जब वो ऊपर जाके नीचे आएगा तो क्या उसी के ऊपर वो लैंड करेगा या कहीं और गिर जाएगा? तो उसी के ऊपर लैंड करेगा। सर उसके नीचे किसी और पॉइंट पर लैंड करेगा। नहीं चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, सर रुको देखते हैं, अरे रुको देखते हैं। तो मैंने क्या किया, तो पहले तो एक ऐसा बनाया, ये मेरे पास में m, और यहां से एक ऐसा बना दिया वेज, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी v। जब हाईएस्ट पॉइंट वाली बात आई, सर ठीक है, हाँ सर बोलो। आप जो वेज बना रहे हैं उसका जो इंक्लाइंड सरफेस है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, आप कर्व ये बना रहे हैं ना सर? हाँ, वो मतलब कि ऐसा कर्व है कि जब वो यहाँ पे जा रहा है तो काइंड ऑफ है ना वर्टिकल हो गया पूरा यूं, हाँ सर ये ऐसा वही डाउट है सर, समझ है ना। तो वो कुछ ऐसा है। तो अब इसका वेलोसिटी अगर v है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इन दोनों का सेम ही होना पड़ेगा, लेकिन इसके पास में एक कंपोनेंट और रहेगा vy, राइट। तो अब देखो अब क्या हुआ, कांटेक्ट छूट जाएगा, इसका कांटेक्ट छूट जाएगा। तो ये जो तुम्हारा वेज है इसका वेलोसिटी कितना रहेगा? v ही रहेगा ना, क्योंकि अब तो V इसके ऊपर कोई रहेगा। फोर्स लगाने वाला है नहीं। लेकिन जो मेरा ये वाला ब्लॉक है इसके पास कितना है? इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v है, एक कंपोनेंट कितना है? vy। तो ये तो ऐसे उड़ेगा, Yes sir. इसका मोशन कैसा Projectile. बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल। लेकिन जब वो लैंड करेगा तो वो इसके ऊपर ही लैंड करेगा, बताओ क्यों?
बिकॉज सर Horizontal हॉरिजॉन्टल सेम है component ना, same. तो Horizontal है वर्टिकल component same. कंपोनेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही है दोनों के, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल का जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो सेम ही आना चाहिए। तो इस केस के अंदर वो पता क्या करते हैं, वो तुमसे पूछते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। तो ये तो तुमको पता ही है, ये हाइट तो h, राइट। तुमको इसको और फाइंड करना होता है, इसको ये जो है Vy h by डैश, g तो मतलब h डैश हो जाएगा vy का स्क्वायर अपॉन 2g। वो फॉर्मूला आता है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा Yes, बाई sir. 2g। तो बेसिकली तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ही होता है जो कि हाइट को वो करता है, डिसाइड करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से तो हमारे पास रेंज आता है सिर्फ। तो इस टाइप के हमारे पास है ना वैरायटी आ सकते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें आता है। फाइन, Yes, sir. ओके चलो इसके अंदर में और करो। सपोज हमारे पास में ये एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक कुछ ऐसा रखा हुआ है हमने, ये रखा हुआ है कुछ तो, ठीक है, स्मूथ, मास इसका m, इससे एक स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल है। इसको मैंने अपने वेलोसिटी दे दिया v0। तो मुझसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। चलो सोचो कि मैक्सिमम कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल सेंस क्या होता है उसका, और कैसे हम उसको आगे कर सकते हैं। सर छोटे ब्लॉक और बड़े ब्लॉक में फ्रिक्शन है क्या? नहीं 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 नहीं, स्मूथ, सारे के सारे सरफेस स्मूथ है। और वो v0 छोटे ब्लॉक का वेलोसिटी है ना। छोटे वाले को मैंने मान लो स्ट्राइक कर दिया थोड़ा सा, और वो आगे चला गया। सर आ गया क्या आया? सर, मतलब 2 इक्वेशन आ गए। तो देखो, स्प्रिंग जो है, कोई भी स्प्रिंग जो होती है उसके तो अंदर इसमें कंप्रेशन या एक्सटेंशन कब आता है। सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग बना दी मैंने, ये तो इसमें रिलेटिव लेंगे ना, v0 माइनस v कर देंगे बड़े वाले वेज एक का वेलोसिटी। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। सपोज इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की जो डायरेक्शन में v1 है, इस पॉइंट का आगे की तरफ वेलोसिटी v2 है। अगर v2 की वैल्यू ज्यादा है, v1 की वैल्यू कम है सपोज, तो क्या हुआ, स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हो रहा है कि अपना एक्सटेंड हो रहा है। इफ
V2 इज ग्रेटर देन V1, तो मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस, कंप्रेशन। है ना। ओके, अगर V1 बड़ा है V2 से तो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, तो पहले देखो, जब वो इससे स्ट्राइक करेगा इस वाले पॉइंट से B से, तो ये पॉइंट आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट कैसा स्टेशनरी है, तो आगे जाएगा, तो उसको कंप्रेस कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो कंप्रेस करता करता इसका वेलोसिटी भी मान लो V हो गया और इसका भी V हो गया, तो अब क्या हुआ, ना ही एक्सटेंशन हो रहा है ना ही कंप्रेशन हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे तुम्हारे पास में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इसके इस एंड का वेलोसिटी और इस एंड का वेलोसिटी सेम, तो इसका मतलब हुआ कि तो दोनों जो मेरे ये हैं मास, ठीक है, इसका वेलोसिटी अगर v है तो ये कंप्रेस हो गई है, इसका वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, v। ठीक है, तो ये कब हो जाएगा, एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो अब देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स हैं, सारे के सारे इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल तो कोई है नहीं, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन शुड बी कंजर्व। यस, तो हम कह देंगे क्या बन जाएगा, हमारे पास में इनिशियली कितना मोमेंटम है, स्मॉल m इंटू वी नॉट, फाइनली कितना है, कैपिटल M प्लस m v इंटू वी। ये तो इक्वेशन 1। फिर लगाते हैं एनर्जी, स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी है, हाफ half m v m स्क्वायर, v naught square फाइनली कितना आएगा, हाफ मास कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v स्क्वायर प्लस हाफ के x नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अब यहां से इसको एलिमिनेट कर देंगे v को, जब v को एलिमिनेट कर दोगे तो हमारे पास में आ जाएगी चीज, राइट, कि मैक्सिमम हमारे पास में जो कंप्रेशन है वो कितना हुआ है। किसी को डाउट कुछ बताओ, एनीवन। हमको सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन कौन से फोर्स सर एक्ट कर ये रहे कर हैं। सकते थे क्या कि मतलब वेज के रिस्पेक्ट में जब स्मॉल m का वेलोसिटी 0 होगा तब मैक्सिमम यस कंप्रेशन होगा। यस, हाँ तो एक ही बात है, हाँ तो तो इसका सर मतलब क्या मैंने हुआ कि वही यूज इन, तो मतलब हुआ कि इन दोनों का वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, सेम। तो जैसे किया। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको मैंने करवा दिया रिलेटिव से, और जो नीचे वाला क्वेश्चन था उसको एब्सोल्यूट से, तो तुमको जैसा अच्छा लगे, जिसके अंदर तुम कंफर्टेबल हो वो करो फिर उसको। सही है। Yes. तो इसके ऊपर जो जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप वाले आते हैं, स्प्रिंग वाले आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, है ना। तो कर लोगे ना अब, हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। अब आज तुमको एक न्यू चीज दिखाते हैं, मतलब न्यू चीज सिखाते हैं, ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। नाम सुना है, हाँ हाँ सर। सर। क्या होता है इम्पल्स, झटका Force applied for a very short period of time. जर्क बोल सकते हैं। जर थोड़ा अलग है, इम्पल्स। जर्क इज डिफरेंट, इम्पल्स इज डिफरेंट। फिजिक्स में मतलब मैं इंग्लिश वाले बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, Sir, force applied for a very short period of time. सडन फोर्स। Sir, very large force for very short period of time. ओके, और Sir, a sudden force which can change the direction of a particle. ओके, ओनली अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। यस, कॉज ऑफ अ फोर्स।
देखो इन सिंपल वर्ड बताओ, इम्पल्स जो होता है ना, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन एन मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स को अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम बाय ए इम्पल्सिव फोर्स। अब जो एक्चुअल जो है डेफिनेशन है वो तो इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन बनती है कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स जो होते हैं उनकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, ऐसे फोर्स जिनके अंदर सडन चेंज आ सकता है और दे कैन चेंज मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम एट इंस्टेंट वेरी फास्ट। जैसे अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं, तो तुमने एक बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर जाती है स्लो होती है, फाइनली क्या होता है, स्टॉप होती है, मोमेंट्री वहां पे रुकती है और वापस नीचे आ जाती है, राइट। लेकिन अगर उसी बॉल को तुम हाथ से थ्रो करके अब ग्राउंड पे मारो तो एकदम से आ जाती है ना ऊपर वो, यस क्योंकि जो सर। ग्राउंड का जो फोर्स है वो एकदम से चेंज हो सकता है। तो ये इम्पल्सिव फोर्स होते हैं फोर्सेस which can change momentum of system instantly। और यहाँ पे जो अपना इंस्टेंट का मतलब हम क्या लेते हैं, dt, ए वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, राइट। तो अगर मैं यस इंपल्स की बात करूं, देखो, हाँ, यस सर। तो तुमको एक अपना न्यूटन जो सेकंड लॉ था, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स वेक्टर इक्वल टू, ये होता है ना, dp बाई dt। न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता है, दैट इज द प्योर आउट डेफिनेशन ऑफ दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एन मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे ले जाऊं कि F इंटू अपना dt, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में dp, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दिस इज इंटीग्रल, मतलब कि फोर्स जो कि स्मॉल टाइम के लिए लगा है। अब देखो, अगर मैं तुमको फोर्स का इक्वेशन दे दूंगा तो तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे, हाँ सर। यस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, तुम फोर्स कह रहे इफेक्ट को कैलकुलेट कर पाते हो। जैसे सपोज एक बॉल है, जैसे एक बॉल है जो आ रही है यहाँ पे उसने स्ट्राइक किया, मान लो उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मास इसका m, और ये बॉल ऊपर चला गया बाद में मैं अपना इससे 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये एक्टिविटी तो एकदम ये होती है ना, इंस्टेंटली होती है, तुम जाते हो हाँ और एकदम से ऊपर आते हो। तो हम इस ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया उसको कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, हमको नहीं पता ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया, लेकिन उस फोर्स की वजह से सिस्टम के मोमेंटम में कितना चेंज आया। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं कि डेल्टा पी, तो क्या आएगा डेल्टा पी, बॉल के, m तो यहाँ पे आ जाएगा 25 35 है, सॉरी 35 है, 35। राइट, क्योंकि अपने पास लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हमारे पास 35 बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। अब तुमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि तुम्हारे पास चेंज कितना है मोमेंटम में, बट यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं इंपल्सिव नेचर, कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट दिस, और हम उसको इंटीग्रल से नहीं करते, हम इसको किससे चेंज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रल बन जाएगा डेल्टा पी। आई कैन नॉट कैलकुलेट द फोर्स बट आई कैन कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि उस फोर्स ने कितना मोमेंटम चेंज किया। तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं उनको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स।
ठीक है, सर ये कैसे हम एग्जाम्पल? नॉर्मल फोर्स में क्यों नहीं करते थे फिर चेंज इन हाँ हाँ, तो उसके अंदर भी कर सकते हैं, उसके अंदर हमको फोर्स भी पता होता है। सर हाँ सर सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। भाई अगर तुमको मैं ये बोलूं कि एक पार्टिकल पे mg फोर्स 15 सेकंड के लिए लग रहा है, तो बताओ मतलब mg फोर्स ने कितना इंपल्स लगाया, तो तुम सिंपली कर दोगे फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि हमको पता है ग्रेविटेशन फोर्स तो mg होता है। लेकिन अगर तुमको बोलूं कि मैंने तुमको उठा के किसी फ्लोर पे मार दिया एकदम से, तो उन फ्लोर का हमको नहीं पता होता ना कि उसने कितना फोर्स लगाया, हम उसका इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया सर, थैंक और यू। जनरली क्या होता है कि इंपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई होता है। जैसे तुम बताओ, तुम अगर छत के ऊपर से तुम क्या हुआ ना, कूद गए, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग वाला वो लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, तो तुम आराम से वो कर सकते हो और लैंड कर सकते हो, राइट? हाँ ओके, उसी की बजाय जैसे एक अपना एग्जांपल देते हैं, सपोज ये हमारे पास में पेड़ है एक, ठीक है, यहाँ पे गिरा हुआ सैंड है, सैंड, और यहाँ पे तुम्हारे पास में स्टोन्स है। तुम यहाँ से अपने पास गिर रहे हो, कहाँ पे तुमको चोट लगेगी? स्टोन्स पे। क्यों? दोनों में पर सैंड में कम। सैंड के हाँ, अंदर मतलब कम लगेगी, ठीक है? क्यों? सैंड के अंदर क्या सैंड के होता है कि पार्टिकल्स जब मूव करने लगते हैं। टाइम बढ़ जाता है तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। क्योंकि इसका जो फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव है, धीरे धीरे नॉन इम्पल्सिव फोर्स, वो आराम आराम से चेंज हो रहा है। इट्स लाइक स्प्रिंग, सर लाइक पर स्प्रिंग। जब सडनली कांटेक्ट में आता है तब तो इम्पल्सिव ही रहता है। नहीं नहीं, वो हल्का सा लगता है, जैसे कि अपने वो करते हैं बंजी जंपिंग, किस किसने किया है? बंजी Yes, sir. जंपिंग के अंदर, बंजी जंपिंग के अंदर अगर तुम्हारे पाँव के ऊपर जो अपने इलास्टिक जो होती है, वो होती है ना, वो होती है अपने पास रोप होती है, उसकी बजाय अगर तुम सिंपल वाला वो बांध दोगे वायर, तो क्या होगा? पैर निकाला जाएगा। पैर तुम्हारा टूट जाए। क्यों? स्ट्रिंग जो होती है वो इम्पल्सिव फोर्स लगाती है, झटका आता है जिसके अंदर, ठीक है ना? स्प्रिंग जो होती है वो आराम आराम से एक्सटेंड होती है, तो तुम्हारे पाँव को लगता है कि हाँ स्प्रिंग अभी खींच रही है, लेकिन इट विल नॉट हर्ट मी, वो स्लोली स्लोली मेरा सर मूवमेंट। झटका लग रहा है तो हम उसे जब क्यों नहीं कहते? वो यार फिजिक्स में एक्चुअली अलग नहीं नहीं डेफिनेशन नहीं, है। हाँ फिजिक्स की टर्म में जो जर्क वर्ड है उसका एक और मीनिंग होता है। जैसे तुम्हारे पास में एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट, हाँ राइट? सर वो पता सर है। वो एंगुलर में कुछ उससे रहता है। हाँ सर। वेलोसिटी, फिर आता है अब एक्सेलरेशन, और जो डीए बाई जो डीटी है इसका वाला आपने बोला था उसको जो बोलते हैं जर्क, द रेट एट विच एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, ठीक है ना? इसलिए उस वर्ड को मैं काम में नहीं लेता हूं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? स्टोन है, स्टोन तो एकदम से तुम्हारे ऊपर कहते हैं सिर फोड़ देगा तुम्हारा, क्योंकि स्टोन इंपल्सिव फोर्स लगाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? इंपल्सिव फोर्स, ठीक है ना? तो ये कुछ हमारे पास में होती हैं चीजें जिससे भी हम ये करते हैं। मेनली इसके ऊपर कोई जैसे तुमको एक मान लो एग्जांपल दो, सपोज तुमको दिया कि एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे सपोज उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो स्टेप से अपने वेरी कर रहा है। तो बताओ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 4 सेकेंड? हाँ बताओ तो, तुमको फोर्स दिया हुआ है, अब देखो क्या करो, या तो तुमको फोर्स मास दिया हुआ क्या है है? उससे, हाँ ये लो कर लो 2 kg, तो या तो तुमको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगाओ, और ऐसा, और तुम्हारे यहाँ पे एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कैसा वेरिएबल है। हाँ सर वो इक्वेशन बनाना पड़ेगा फोर्स का। तो अब देखो, लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली चीज है, ये फोर्स है, ये तुम्हारे पास में क्या है? टाइम।
फोर्स टाइम, हमको एक चीज पता, एफ इंटीग्रल अपना dt क्या होता है, चेंज इन डेल्टा अपना मोमेंटम। एरिया अंडर हाँ द कर्व ऑफ एफ और किसी भी कर्व का इंटीग्रल क्या बन जाता है, इसका एरिया। एरिया। तो इसका एरिया निकाला पहले मैंने, इसका एरिया कितना है, कहता हूँ ट्राइंगल बना हुआ है ना, तो हाफ इंटू 20 बेस कितना है 4 इंटू 20 हाइट कितना है 10, दिस शुड बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना है 2 इंटू 2, 4 ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा 2 इंटू वी फाइनल इक्वल टू 20 प्लस 4, तो वी एफ कितना बन जाएगा -1 ना 12। 16 सर। कैसे? सर वो आपने add हो -2 रहा है। into 2 लिखा है ना हाँ सर, -2 into 2 लिखा है। सॉरी सर, मैं गलत कर दिया। हाँ, तो इधर आ जाएगा ना वो घूम के। हाँ सर। तो तुम्हें हाँ, तो अब देखो समझ। जो हमारी इंटीग्रेशन वाली जो चीजें थी वो थोड़ी सी कम हो गई। तो अब फोर्सेस को कौन कैटेगराइज करते हैं कि कौन कौन से फोर्स इंपल्सिव फोर्स हो सकते हैं, कौन कौन से फोर्स इंपल्सिव फोर्स और नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इंपल्सिव, ओके एग्जांपल बताओ। टेंशन, नॉर्मल। इंपल्सिव फोर्स, नॉर्मल फोर्स हो सकता है, एकदम से वैल्यू चेंज होती है ना, अगर तुम एक बॉल को लेके के दीवार पे मारोगे जोर से तो हो जाएगी, ठीक है। और टेंशन। सर मैं टेंशन, डिस्कनेक्ट हो गया, क्या आप बता सकते हो क्वेश्चन में आपने क्या किया? क्या ऊपर वाला क्वेश्चन? यस सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मुझे फोर्स दिया हुआ था y एक्सिस पे और टाइम दिया हुआ था x एक्सिस पे। अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रल f डॉट टन dt, तो इंटीग्रल f डॉट टन dt क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यस सर। राइट, यस। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन तो आराम से निकाल सकता हूं मैं। भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो ये तो मेरे पास कहते हैं ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल का एरिया मुझे पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया मैंने निकाल दिया हाफ इंटू 4 इंटू 10। और चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली कितना है मास 2 वेलोसिटी 2, बस हमने पुट कर दिया, फाइन। ओके। फिर ये आता है कि इंपल्सिव फोर्स कौन कौन से फोर्स होते हैं। पहला आता है नॉर्मल, सरफेस इंपल्सिव फोर्स लगा सकती है, अगर तुम किसी सरफेस पे बॉल को जोर से मारोगे तो वो एकदम से उसको वो कर देगा, रिबाउंड कर देगा। फिर आता है टेंशन, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रोप वाला, वो झटका लगता है। अगर तुम्हारे पाँव के ऊपर रस्सी बांध के ऊपर से फेंक दूंगा तो जैसे वो रस्सी अपना नेचुरल लेंथ में आएगी तो एकदम से पाँव पे अपने क्या लगेगा, झटका लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन, बताओ क्या फ्रिक्शन हमारा इंपल्सिव फोर्स है? यस, फ्रिक्शन, तो ब्रेक्स में लगता है ना, ब्रेक्स लगते हैं एकदम से। और बिकॉज इसका एक और रीजन भी है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, है ना। भाई एक कांस्टेंट ही तो आता है साथ में म्यू, तो हम कहते हैं ना कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या चाहिए होता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन को होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच में एक कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस है। सर ग्रेविटी नहीं, ठीक है, तो फ्रिक्शन, तो हमारे जो इंपल्सिव फोर्स है वो यही है, बाकी हम अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। नॉन इंपल्सिव, ओके एग्जांपल बताओ सर। ग्रेविटेशन, सबसे अच्छा एग्जांपल स्प्रिंग का। स्प्रिंग का तो हमने तुमको पता है ना, लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी किया था कि जब यस सर, अगर धीरे धीरे फोर्स लगाता है, स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है अनटिल अनलेस मैं उसी स्प्रिंग को काट दूं,
अगर उसी स्प्रिंग को काट दूंगा तो वो स्प्रिंग खत्म हो जाएगा। फोर्स लगाएगा ही नहीं। उसके अलावा अगर कोई स्प्रिंग है तो अनटिल अनलेस मैं उसको छेड़ूंगा उसका फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है। और ग्रेविटी क्या है कि ग्रेविटी का जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो कम है और वो एकदम से इतना कहते हैं उसका इफेक्ट नहीं लेके आता है। सर कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है क्या कुछ? क्योंकि कंजर्वेटिव नहीं ही आया है। नहीं टेंशन भी तो कोई नहीं। ये नॉर्मल जो टेंशन ये सब इंटरनल। कंजर्वेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि फोर्स जो है वो एकदम से इंस्टेंटली क्या वो किसी सिस्टम के मोमेंटम को चेंज कर सकता है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, ब्लास्ट वाले क्वेश्चन किए थे कि एक बॉम्ब है जिसको हमने हाँ सर, प्रोजेक्टाइल के बीच छोड़ में दिया, ब्लास्ट हाँ कर प्रोजेक्टाइल दिया। वाला, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे था ब्लास्ट हुआ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हम कहते हैं कि जस्ट बिफोर द ब्लास्ट और जस्ट आफ्टर द ब्लास्ट वी कैन कंजर्व द ग्रेविटी का मोमेंटम कोई इफेक्ट नहीं बिकॉज था। ग्रेविटी इज नॉट द इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है ना? तो हमारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें इतने ही आते हैं बस फोर्सेस, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं ना, बाकी के बारे में क्यों पढ़ना है हमको? तो ये हमको देखने हैं। तो जैसे इम्पल्स को जनरली हमें रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक है, यूनिट क्या होगा? यूनिट देखो, इम्पल्स हमारे पास में क्या बन रहा केजी है? मीटर फोर्स पर इनटू टाइम, सेकंड फोर्स इनटू टाइम क्या बन जाएगा? मोमेंटम का न्यूटन, यूनिट आएगा। न्यूटन सेकेंड। ठीक है, और इसी का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा फिर? केजी मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, है ना? नहीं, बस न्यूटन क्या होता है? न्यूटन में -2। केजी हाँ मीटर पर सेकंड होगा। केजी, हाँ सर, इसका फोर्स ही रहना हाँ चाहिए भाई, न्यूटन जो होता है उसका डायमेंशन सर। फॉर्मूला क्या जे होता है? आप इम्पल्स को बोल रहे हो ना कि m1 सर, इम्पल्स एक एम एल टाइप टी का -2। t-2 और ये बन जाएगा t, तो ये बन जाएगा m1 l1 t-1, मतलब कि केजी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ये। भाई अगर मैं तुमको बोलूं कि फोर्स क्या होता है तो फोर्स तुम क्या लिखते हो? 5 न्यूटन लिखते हो ना, हाँ लेकिन वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई ऐसा नहीं कहता ना कि तुमने कितना फोर्स लगाया, 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, नहीं, बिकॉज वो फोर्स है। तो फोर्स के लिए हम क्या काम में लेते हैं? न्यूटन। तो वैसे ही इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पल्स, तो इम्पल्स के लिए मैं कौन सा वर्ड काम में लूंगा? ये वाला, न्यूटन सेकेंड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए फोर्स जो कि एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए लग रहा है। उसने क्या किया वो आगे की बात है। ठीक है, तो जैसे सपोज हमारे पास में एक बॉक्स रखा हुआ है, इसका मास है कैपिटल है। ठीक है, यहां से एक बुलेट आई, इसका मास स्मॉल है, में इसका जो अपना वेलोसिटी है वो अपना v0 है। और जब ये बॉल यहां से निकल गई तो इसका जो अपना वेलोसिटी है वो हो गया v0/2। ये बिफोर, ये आफ्टर। तो मुझसे पूछा है कि इम्पल्स बाय बुलेट ऑन ब्लॉक क्या होगा? बताओ। सर, बुलेट उसमें ब्लॉक के साथ मर्ज हो जाती है क्या? नहीं, बाहर निकल गई ना v0/2 से। यस। सर
mv0/2 माइनस एम बी नॉट एम माइनस mv0/2। यस। अब देखो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की बात करेंगे। जैसे ही ये हमारे पास में बॉक्स है ना, देखो इसके अंदर तुम्हारे पास में ये आगे जा रहा है बुलेट, तो बुलेट के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन वाला पीछे यहाँ की तरफ वो आएगा ना फोर्स, और इसके ऊपर कहाँ लगेगा? यहाँ की तरफ। जितनी देर जो भी तुम्हारा टाइम इंटरवल है बुलेट का उसके अंदर, उसी के अंदर अगर इसके ऊपर मैं इंपल्स की बात करूं J1, तो क्या बन जाएगा वो F इंटू डी टी। अब हमको नहीं पता ना कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, और इसके ऊपर इंपल्स कहाँ की तरफ लगेगा? J2 F इंटू डी टी। कहाँ की तरफ ना? पीछे की तरफ। तो मतलब कि जितना इंपल्स बुलेट ने ब्लॉक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया, उतना ही इंपल्स ब्लॉक ने बुलेट को कहाँ की तरफ दिया? बैकवर्ड डायरेक्शन। पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना। वही जो भी है हमारे पास में एक्शन रिएक्शन है, तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर बुलेट उसका इनिशियल मास m है, उसका वेलोसिटी कितना है? v0। फाइनल मास m है, उसका वेलोसिटी कितना हो गया? v0/2। तो p इनिशियल इज mv0, p फाइनल इज mv0/2। तो इंपल्स कितना हो जाएगा ब्लॉक का इसके लिए? मोमेंटम नहीं आएगा क्या फ्रिक्शन का जैसे? अरे हाँ वो तो आगे की बात है ना, पहले तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना कि सर भाई क्वेश्चन में आपने बुलेट जो है, हाँ मैं उसको भी कैलकुलेट करूंगा, उसको भी करूंगा। तो जो मेरा बुलेट का वेलोसिटी पहले v0 था, अब उसका वेलोसिटी v0/2 हो गया। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं कि इंपल्स कितना लगा। इंपल्स इज j। क्या होता है इंपल्स? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। डेल्टा पी। तो mv0/2 माइनस mv0 क्या आएगा? माइनस mv0/2। इसका मतलब क्या हुआ माइनस का? कि इंपल्स इज पीछे इन द की तरफ, पीछे की Backward तरफ, जहां उसका जो वेलोसिटी है उसके पीछे। तो इसके ऊपर कहां पे लगेगा? ब्लॉक पे, फॉरवर्ड साइड की तरफ। mv0/2 फॉरवर्ड। अब इसके पास इतना इंपल्स लग गया, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, तो मैं लिख दूंगा दैट इज कैपिटल M इंटू V। डिवाइड तो हमारा V का वैल्यू कितना बन जाएगा? mv0/2 कैपिटल M। अगर मैंने किसी सिस्टम को कुछ इंपल्स दे दिया है, तो आई कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ना। सर इंपल्स फाइंड करने के बाद क्या क्या वापस होगा? बस भाई इंपल्स फाइंड कर लिया, उतना ही इंपल्स इसको मिलेगा, ब्लॉक को मिलेगा। अभी मैंने कहा ना एक्शन रिएक्शन, ये देखो यहाँ पे दो, एक मैंने ये यहाँ पे देखो राउंड बनाया है, एक यहाँ बनाया है। तो अगर बुलेट पे इंपल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो ब्लॉक पे इंपल्स कहाँ पे आएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड, हाँ। यस। तो अगर अभी हमने कैलकुलेट किया बुलेट का इंपल्स कहाँ पे आया? बुलेट पे बैकवर्ड। तो मतलब जो हमारा ब्लॉक है उस पे क्या आएगा? फॉरवर्ड इम्पल्स। फॉरवर्ड। तो अगर मैंने कह दिया कि इतना उसके पास इंपल्स लगा, तो इंपल्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो जो ब्लॉक है उसका इनिशियली तो अपने 0 ही था ना। यस तो वो इम्पल्स तो अभी ये फ्रिक्शन की वजह से लगा रहा है ना? हाँ, जो उसके अंदर वाले फोर्स हैं उसकी वजह से। यस सर वो इम्पल्स इक्वल क्यों हुआ? इंपल्स इक्वल इसलिए हुए बेटा, भाई जब यार बुलेट तुम्हारा अंदर गया ब्लॉक में, तो ये देखो अपने डायग्राम को देखो, तो बुलेट के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो फोर्स है किसने लगाया? ब्लॉक ने लगाया। तो अपना न्यूटन थर्ड लॉ लगाओ। अगर ब्लॉक ने बुलेट पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया है F, तो अगर बुलेट ब्लॉक पे कहाँ लगाएगा और कितना लगाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, और जो अपना डायरेक्शन है वो अपोजिट रहता है।
ठीक है ना। तो अगर बुलेट पे इम्पल्स पीछे की तरफ लगा है तो उस पे इम्पल्स कहाँ की तरफ आएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, जैसे चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। ये मास M, इसको स्प्रिंग से इसको अटैच किया हुआ है M। इसको मैंने इम्पल्स दिया J, और J मैंने इसको दे दिया, अपने वेलोसिटी भी दे देता हूं 200 न्यूटन पर मीटर, ब्लॉक 2 kg, 2 kg। J मैंने दे दिया 100 न्यूटन सेकेंड, इसको इम्पल्स दिया मैंने, ठीक है। तो एट t इक्वल टू 0, इसको मैंने A बोला है, इसको मैंने B बोला है। तो वेलोसिटी ऑफ A क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ B क्या होगा, बताओ। अभी मैंने इम्पल्स दिया, मतलब उसको स्ट्राइक, जैसे अपना स्ट्राइकर को वेलोसिटी ऑफ बी 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ ए 50 होगा। देखो इसको इम्पल्स कितना दिया मैंने 100, तो मतलब कि इसके के मोमेंटम में कितना चेंज होना चाहिए 100, और मास कितना है इसका 2, तो VA कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। VB 0, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग इम्पल्सिव फोर्स फोर्स नहीं है ना। सडनली चेंज नहीं होता। सडन नहीं हाँ, आता। हाँ, स्प्रिंग को तो अपना काम करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, अब मैं अगर तुमसे पूछूं वेलोसिटी VA इक्वल टू VB इक्वल टू कब, when spring is in maximum compression state। बताओ, जब मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में आ जाएगी तो हमारे पास में क्या होंगे VA VB, इक्वल। अब याद करो, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो दोनों ब्लॉक के बीच का दोनों रिलेटिव वेलोसिटी 0, 0। यस सर। मतलब कि दोनों का जो वेलोसिटी सेम होगा। तो हाँ, इसका भी V, इसका भी V, तो मैं क्या लिखूंगा 2V प्लस 2V। ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और मुझे पता है टोटल मोमेंटम इतना ही हो सकता है क्योंकि हमने इतना ही तो दिया था, बाकी तो सारे के सारे इंटरनल फोर्स थे। तो दिस शुड बी इक्वल टू 100, तो V का वैल्यू कितना बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर सर दोनों का सेम कैसे बताएं? अरे भाई, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो क्या होता है मैक्सिमम कंप्रेशन पे, वेलोसिटी से दोनों ही ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी 0, तो मतलब दोनों का एब्सोल्यूट वेलोसिटी सेम। तो पहले वाले का भी V और दूसरे वाले का भी V। फाइन। अब इसके अंदर कंप्रेशन भी निकाल दोगे कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, है ना भाई। हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पे फिर हमारे पास मैक्सिमम, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी कि बस जस्ट ये, लेकिन तुमको बहुत ध्यान से देखना है कि तुमने किसको स्ट्राइक किया है और कहाँ की तरफ किया है, बीच में क्या बांधा हुआ है, स्प्रिंग बांधा हुआ है, और कौन कौन से फोर्स हैं वो इम्पल्सिव हैं कि इम्पल्सिव नहीं है। तो थोड़ा सा कहते सोचना पड़ता है। और करते हैं, जैसे सपोज एक सर वो पेंडुलम है। ऊपर वाले में अपने डेल्टा P ऐड किए थे क्या दोनों के, कहाँ पे 2V इसमें प्लस 2V। 2V, हाँ हाँ भाई, मोमेंटम फाइनली इसका वेलोसिटी V हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा ना। अच्छा हाँ। तो सिस्टम का टोटल जो है मोमेंटम वो कितना हो गया, ये हो गया। और ये तो अपने इम्पल्स के बराबर ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है ही नहीं, है ना। सर हाँ
सर इसमें नॉन इम्पल्सिव एनर्जी फोर्स होता है कंजर्व जहाँ पे क्या? नॉन इम्पल्सिव फोर्स सर जहाँ पे नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है जहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होता है। नॉन इम्पल्सिव फोर्स है तो उनका जो इफेक्ट है वो एकदम से नहीं आएगा ना, बाद में तो आएगा, कंजर्वेशन तो होगा ही ना, क्योंकि वो तो इंटरनल बन गया ना। स्प्रिंग इसके ऊपर भी फोर्स लगा रही है और इसके ऊपर भी लगा रही है, ठीक है। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स भी अगर हमारे पास में है तो उससे क्या फर्क पड़ गया, इंटरनल है ना, और इंटरनल फोर्स का वर्क डन कितना होता है भाई, इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं आता है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। समझे? चलो आगे आओ। सपोज एक ऐसा है, ये हमको अपनी डिस्टेंस दी हुई है, एल डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। ये इसका मास है कैपिटल एम। अब यहां से एक ये आया ना, बुलेट आया, इसका मास है एम, और तुमको दिया हुआ है कि बुलेट गेट्स इनसाइड द ब्लॉक एंड स्टॉप्स, स्टॉप हो गई वो उसके अंदर जाके, ठीक है, स्टॉप विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, इसका वेलोसिटी v नॉट। तो हमसे पूछा है फाइंड v नॉट टू कंप्लीट द सर्कल, हमको सर्कल है ना कंप्लीट करवाना है, तो हमारा v नॉट कितना होना चाहिए बताओ। सर कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन m इंटू √5gl। ओके, और बताओ भाई बाकी लोग। कैसे डिसाइड किया जाए आर किस तरफ पॉजिटिव हो किस तरफ नेगेटिव, हाउ विल यू डिसाइड आर की वैल्यू फॉर एग्जांपल स्मॉल और m plus m √5gl by small m। ओके, तो देखो
हमको ये तो पता है कि भाई आफ्टर अगर तुमको सर्कल कंप्लीट करना है और तुमको कह दिया कि भाई ये दोनों एक साथ कंबाइंड हो गया, मतलब कि m प्लस कैपिटल M हो गया है, तो इसका जो वेलोसिटी है दैट हैज टू बी रूट 5g। अब ये होना चाहिए ना? यस हाँ सर। ओके। अब मुझे बताओ कि स्ट्रिंग का जो फोर्स है वो तो इंपल्सिव फोर्स होता है, उसको तुमने कैलकुलेट क्यों नहीं किया? सर वो वर्टिकल में नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल यस, में, तो फर्क क्योंकि नहीं हम पड़ेगा। सारी चीजें हॉरिजॉन्टल की कर रहे हैं, वो कहाँ लग रहा है? वर्टिकल में लग रहा है, इसलिए कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है ना? तो देखो हाँ सर। ये मेरा हो गया फाइनल वाला केस आफ्टर ये, और ये है मेरे पास में इनिशियल वाला। तो मुझे पता है कि जो भी होगा अपने इंटरनली होगा, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी कंजर्व इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इनिशियली कितना है? एनर्जी क्यों नहीं mv0। कंजर्व? एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते ना। जैसे कि एक बॉम्ब के अंदर ब्लास्ट, एक बॉम्ब के अंदर अपना ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट एनर्जी की रिलीज होती है, राइट, लेकिन उसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो एम वी नॉट इनिशियली, फाइनली कितना है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम रूट 5gl। तो हमारे पास वी नॉट क्या बन जाएगा? 1 प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम रूट 5gl। क्या यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ? नो सर। अरे होगा, तुम अपने एनर्जी चेक करके देखो। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? अपना इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट हाँ सर, स्क्वायर। हुआ इफ लॉस। फाइनल कितना होगा? हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, है ना? और सर आप वापस बताओगे कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि इंटरनल फोर्स जो होते हैं वो सिस्टम की एनर्जी को चेंज करते हैं, मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते ना। सर तो यहाँ इंटरनल फोर्स कौन सा था? अरे जो भी है ये है ना, फ्रिक्शन ही तो है यहाँ पे इंटरनल। ओके। जो भी तुम्हारा बुलेट है वो ना रुकेगा, क्यों? क्योंकि जो है ब्लॉक के अंदर जब वो जाएगा बुलेट, तो वो उसको को ना रजिस्ट करेगा एंड इट विल, है ना? तो और फाइनली इसका वेलोसिटी बन जाएगा m v नॉट अपॉन m प्लस m का स्क्वायर। तो देख लो फाइनल एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी से कम है, मतलब कि एनर्जी लॉस हुआ है। फ्रिक्शन। हाँ भाई, क्योंकि अब फ्रिक्शन, अगर तुम अपने हाथ को किसी सरफेस पे रब करते हो तो हीटअप होता है ना, तो हीटअप होता है तो एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब वो। तो ये सब वही है। सर वो बुलेट का वेलोसिटी नहीं आएगा क्या उसके साथ? हो गया ना, एक हाँ, साथ ही क्या मैंने लिख तो ना। दिया, मैंने ये लिख दिया, मैं m प्लस m लिख दिया, दोनों मास को कंबाइन कर दिया। सर उसमें नहीं, ऊपर ऊपर आपने सिर्फ इनिशियली लिख दिया, फाइनल का। तो कंबाइंड हो गया ना m प्लस m। अरे ब्लॉक के अंदर ही तो आ गई ना बुलेट अब। हाँ सर, हाँ। ठीक है, हाँ हाँ भाई, ओके। अब देखो एक चीज बताता हूँ, एक हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन इन विच impulsive force act। जैसे सपोज ये तुम्हारे पास है ना, रखा हुआ है एक मास रखा हुआ है, और मैंने यहां से इसको मारा, एक फोर्स है जिसने यहां से स्ट्राइक किया इसको, ठीक है? तो दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मोशन हो। सपोज एक चीज फ्लोर पे रखी हुई है और तुम उसके ऊपर कूद गए,
तो क्या उसके अंदर मोशन होगा? नहीं होगा ना। वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ की तरफ जा सकती है, कहाँ की तरफ जा नहीं सकती है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आओ, जैसे कि एक स्फेयर यहाँ पे रखा हुआ है, एक छोटा स्फेयर यहाँ रखा हुआ है। अगर सपोज बड़े वाले स्फेयर ने छोटे वाले स्फेयर को स्ट्राइक किया तो बताओ व्हाट विल बी द लाइन ऑफ इम्पैक्ट? तो पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स में एक्ट करेगा। तो स्फेयर के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल। और नॉर्मल फोर्स जो लगता है वो हमेशा सेंटर के अलोंग लगता है ना। हाँ। तो दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जो हमारा बड़े वाला है उसके ऊपर यहाँ पे लगेगा, छोटे वाले पे यहाँ लगेगा, इसके ऊपर ये यहाँ पे इम्पल्स लगेगा, इसके ऊपर यहाँ लगेगा। और इक्वल अपोजिट होंगे दोनों, क्योंकि इंटरनल फोर्स है ना, इसने उस पे लगाया, इसने उस पे लगाया। राइट? ग्राउंड भी लगा सकता है। यस। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जो ग्राउंड जो है वो ये है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट फॉर ग्राउंड, वो यहां से लगाएगा। तो हमको देखना है, जैसे कि आपने स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग कहाँ की तरफ ना लगा सकता है? जैसे कि एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, हमको पता है कि स्ट्रिंग हमेशा कहाँ की तरफ फोर्स लगाती है? अलोंग लेंथ, है ना। एंड कैसा फोर्स होता है? पुल। स्ट्रिंग हमेशा पुल करती है, पुश नहीं करती है। रॉड जो होती है, रॉड या फिर जो सॉलिड चीजें होती है ना, वो पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। तो इसमें जब तुम कहोगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है। वैसे ही अगर मैं कहूं कि एक स्ट्रिंग मेरा ऐसे है, मान लो किसी एंगल पे है, यहाँ पे है, अब क्या हो गया? अब देखो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो यहाँ पे mg लग रहा है, और वहाँ पे बट mg फोर्स इज नॉट इम्पल्सिव फोर्स। बोलो दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। राइट? और ये भी कह सकता हूं कि यहां की तरफ लगेगा जे। ठीक है? हाँ भाई। तो अभी आज जो है मेरा कि एनर्जी वाले क्वेश्चन करना और मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन करना। जो अपने अगली क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे कोलिजन, जो कि तुमने स्कूल वगैरह के अंदर किया हुआ है, राइट? यस। अरे ये तो अपने उसमें भी था ना, छोटी क्लासेस में भी था, 9th 10th के अंदर भी होता है। दो बॉल आ रही है, दोनों के कंपोनेंट नहीं लेता है। 11th में कंपोनेंट ले लिया थीटा एंगल। हाँ, तो वही है। तो हम उसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तुमको थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया है तो थोड़ा बहुत हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइन सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना। हाँ, सीओएम खत्म हो गया है। नहीं भाई, सीओएम कहाँ से खत्म हो गया? ये सबको सेंटर ऑफ मास के अंदर ही आता है, कोलिजन वगैरह, ये सबको सेंटर ऑफ मास के पार्ट है। ओके सर। हो गया? चलो ठीक है, करो। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय। Sure, bye. थैंक यू सर।